स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइएगा। जी, स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? स्टार्ट करें। अच्छा, हमने आज ना ऑपरेटिंग सिस्टम खोजा है, और इस सब्जेक्ट में बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखेंगे, और स्केजुलिंग के एल्गोरिदम्स हैं, वो हम कोशिश करेंगे कल कर लें, अगर कुछ हम कवर कर पाए ना, जितने भी क्विकली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे एक दफ़ा क्लियर कंफर्म कर दें प्लीज़। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उससे पहले हमें थोड़ा सा ना कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर जो है बेसिकली वो हार्डवेयर होता है ना, उसमें क्या क्या होता है? सीपीयू होता है, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, और इनपुट आउटपुट्स होती हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, और जिस तरह एलसीडी होती है। ठीक है, माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, एलसीडी जो है आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह प्रिंटर हो सकता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। और बाजू का इनपुट आउटपुट दोनों की डिवाइसेस भी हो सकती हैं, जैसे एलसीडी, जो टच एलसीडी होती है ना, वो इनपुट आउटपुट दोनों होती है। अच्छा, ये तो इसका हो गया बैकग्राउंड कि हमने हार्डवेयर होता है हमारे पास। हार्डवेयर के बाद हमें एक चीज़, जो यूज़र है ना, वो किससे इंटरेक्ट करता है? यूज़र जो है वो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर होता है उससे यूज़ कर रहा होता है ना, जैसे मोबाइल में आपके पास ऐप्स होती हैं, यूज़र इससे इंटरेक्ट करता है। इसके बीच में एक मिडल लेयर होती है। तो सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर होता है, जो बिल्कुल बेस पे होता है, बॉटम पे होता है। और हमारे पास टॉप पे यूज़र होता है, जो इसको यूज़ कर रहा होता है, किसी भी सिस्टम को, मोबाइल को या कंप्यूटर को। और वो इंटरेक्ट कर रहा होता है सॉफ्टवेयर से या किसी एप्लीकेशन से। जैसे मोबाइल में हम ऐप्स का वर्ड यूज़ करते हैं। ऐप बेसिकली कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम ऐप कहते हैं। अब एक और सॉफ्टवेयर होता है जो कि इनके दरमियान में होता है, जो मिडल में होता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर के केस में हम यूज़ करते हैं विंडोज़। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका पर्पस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो एप्स होती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कोई मेमोरी डिमांड करती हैं या प्रोसेसर डिमांड करती है कि उसको सीपीयू चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी ये मिडल मैन होता है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये इंटरफेस होता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। जैसे आप मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन है ना, उसमें आप उसको ओपन करते हैं, कोई आप टच करते हैं ना, किसी आइकन पे क्लिक करते हैं या टच करते हैं, तो उससे ये रिक्वेस्ट जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कि ये एप्लीकेशन ऑन करनी है। तो वो हार्डवेयर से उसके लिए जो रिसोर्सेज है वो मांगता है कि मुझे सीपीयू चाहिए, रैम चाहिए, और वो वापस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है। तो ये इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में। दूसरा काम ये क्या करता है? ये मैनेज करता है तमाम रिसोर्सेज को। ठीक है, कंप्यूटर के पास देखिए सीपीयू होता है। सीपीयू जो है वो कंटिन्यूसली ना काम कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। इसको आप एक वेव की फॉर्म में देख लें। इसी तरह रैम होती है। जैसे हम देखते हैं कि रैम है कोई 128 जीबी की रैम है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि ये मेमोरी और सीपीयू असाइन करना किसी सॉफ्टवेयर को, तो ये उनको मैनेज कर रहा होता है। जैसे आप किसी रियल वर्ल्ड में देख लें कि कोई डिफरेंट जगहों पे ऑफिसेज में एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है कि इनको रिसोर्सेज को, जैसे कि कंप्यूटर किसी को इशू करना है, किसी को कोई स्टेशनरी आइटम इशू करने हैं, तो एक स्टोर डिपार्टमेंट है वो इशू कर रहा होता है, वो मैनेज कर रहा होता है सारी स्टोर आइटम्स को। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि ये एक्ट करता है एज कंट्रोल प्रोग्राम, यानी ये सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहा होता है कि जिस तरह मोबाइल में सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं ना कोई, तो वो उसको लिमिटेड एक्सेस दे रहा होता है, कंप्लीट एक्सेस नहीं देता किसी चीज़ की भी। या मोबाइल में हम परमिशंस वगैरह असाइन कर रहे होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सारे राइट्स नहीं दे रहा होता, और देता भी है तो लिमिटेड राइट्स दे रहा होता है। ठीक हो गया? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिकली डेफिनेशन है। देन इसका पर्पस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या है? गोल है कन्वीनियंस सबसे पहले तो, कि ये काफ़ी आसान कर देता है यूज़र के लिए या किसी एप्लीकेशन के लिए। जैसे कि अब आजकल कोई जो है बच्चा भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेता है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है बहुत ईज़ी बनाए होते हैं, और सॉफ्टवेयर को या ऐप को कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, हमें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहला इसका पर्पस है कन्वीनियंस। सेकंड है कि यूटिलाइज हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर। सबसे अहम पॉइंट इसका ये है वैसे, कि हार्डवेयर को किस तरह एफिशिएंटली मैनेज करना है या यूटिलाइज करना है। कि आप देखिए सीपीयू जो है ना, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स है ना हमारे पास चल रहे हैं, अब वो सारों को सीपीयू थोड़ी थोड़ी देर के लिए असाइन कर रहा होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। आपने ऐप्स ओपन की हुई है मोबाइल में, वो तीनों आपको क्या, आपको तो ऐसा लग रहा होता है ना कि ये पैरेलल में रन कर रही हैं, तीनों इकट्ठी चल रही हैं। बाजू का ऐसा नहीं होता, बाजू का वो क्या कर रहा होता है, वो हो सकता है 5 मिली सेकेंड्स एक एप्लीकेशन को दे रहा हो, 5 मिली सेकेंड दूसरी को दे रहा हो, 5 मिली सेकेंड तीसरी को दे रहा हो। हमें ये लगता है कि ये एट अ टाइम तीनों एप्लीकेशन काम कर रही हैं, जबकि असल में हार्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनको इसे कहते हैं टाइम शेयरिंग। वो इसको ना टाइम असाइन कर रहा होता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सीपीयू असाइन करता है। ये इतनी तेजी से काम हो रहा होता है, इतनी स्पीड से हो रहा होता है कि हमें ये लगता है कि ये तीनों एप्लीकेशंस कंकरेंटली यानी पैरेलल में काम कर रही हैं। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोई सिर्फ एक्सपर्ट्स जो है वो यूज कर सकेंगे हार्डवेयर को। अच्छा, कुछ बेसिक टर्म्स हमें देखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम किन चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहा होता है। एक तो सीपीयू है, सीपीयू का हमें पता है कि ये प्रोसेसिंग के लिए होता है। प्रोसेसिंग क्या होती है, बेसिकली कोई भी जो सॉफ्टवेयर में जो कोई काम करवाना है, किसी काम के लिए उसको इसकी जरूरत पड़ती है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट की आमतौर पर जरूरत पड़ती है एप्लीकेशंस को। इसमें डिफरेंट पोर्ट्स भी आ सकती हैं, और जैसे कि प्रिंटर है, मल्टीपल कुछ प्रोग्राम्स हैं उनको प्रिंटर यूज करना है। जैसे कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं जिनको प्रिंटर यूज करना होगा? एमएस वर्ड है उसमें यूज करना है, एक्सेल में यूज करना है, एंड सो ऑन। रैम जो है, रैम को हम बोलते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, ये जो टर्म्स है ना ये आपको पता होना चाहिए, ताकि अभी कहीं पे आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या आपसे आपको कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज में, तो आपको पता होना चाहिए। इसको रैम को बोलते हैं मेन मेमोरी। इसका काम ये होता है कि जब कोई सॉफ्टवेयर हम रन करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर जो जो एप्लीकेशन है वो रैम में लोड हो जाती है। ठीक है, जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, रन हो रहा होता है। अच्छा, और स्टोरेज, जिसके लिए हम नॉर्मली हार्ड डिस्क यूज कर रहे होते हैं, एच डी डी मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं। ठीक है, और रैम को प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं। अच्छा, हार्ड डिस्क जो है उसमें तमाम प्रोसेस पड़े हुए होते हैं, जो कि रन हो रहे हैं या नहीं रन हो रहे हैं। इन तमाम सॉफ्टवेयर में पड़े होते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं वो रैम में पड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं एमसीक्यूज के लिए। सबसे पहला है बूट लोडर। बूट लोडर क्या काम करता है? जब हम किसी भी कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो सबसे पहला जो प्रोग्राम लोड होता है वो बूट लोडर होता है। ये एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि
रन होता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और ये बेसिक हार्डवेयर चेक्स परफॉर्म करता है, यानी चेक करता है कि रैम लगी हुई है सिस्टम में और इसके के जितने कंपोनेंट्स हैं, कीबोर्ड अटैच है कि नहीं, एलसीडी अटैच है या नहीं, एलईडी एंड सो ऑन, इस तरह की काम कर रहा होता है। देन ये क्या करता है, ये कर्नल को ढूंढता है हार्ड डिस्क में और लोड कर देता है रैम में, और कर्नल को लोड करने के बाद ये उसको कंट्रोल हैंड ओवर करके खुद बंद हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज, बायोस का आपने नाम सुना होगा। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं या हमने विंडो इंस्टॉल करनी है तो हम बायोस में जाते हैं। बायोस कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिसके जरिए हम कुछ सेटिंग्स वगैरह मैच कर सकते हैं। जैसे हमने किस हार्ड डिस्क को प्राइमरी बनाना है, किसको सेकेंडरी बनाना है, इस तरह की चीज़ें। या हमने जब विंडो इंस्टॉल करनी थी तब हम इसमें जाते हैं आमतौर पे। इसमें कुछ हम बहुत सारे ना फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं बायोस के अंदर हार्डवेयर से रिलेटेड। अच्छा, सेकंड जो प्रोग्राम है, जब आपके पास बूट लोडर अपना काम कर लेता है फिर कर्नल की बारी आती है। कर्नल बेसिकली एक मॉडर्न टर्म है, इसका पता होना चाहिए आपको। ये आप समझ लें कि ओएस का जो है ना ब्रेन होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका जो मेन पार्ट है ना, इंटीग्रल पार्ट है, वो कर्नल होता है। इसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है हर चीज का। जो भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है ये सारा कुछ बेसिकली कर्नल के पास होता है। और ये पहला प्रोग्राम होता है आफ्टर बूट लोडर। बूट लोडर के बाद सबसे पहले ये लोड होता है मेमोरी में, तब तक रहता है जब तक आप कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर देते। अच्छा, ये डायरेक्टली जो है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, जैसे कि सीपीयू, रैम, डिस्क एटसेट्रा, एंड मेक श्योर दैट ऑल द प्रोग्राम्स एप्स कैन यूज द हार्डवेयर विदाउट क्रैशिंग ईच अदर। अच्छा, यही वो सारा काम कर रहा होता है कि रिसोर्सेज असाइन कर रहा होता है इस तरह से कि प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना करे, यानी उसमें क्रैश ना करे। क्रैश कैसे कर सकता है? अगर आप देखें कि ऐसा कोई केस आ जाए कि सीपीयू, एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू को कंज्यूम कर रहा है और वो इसको सीपीयू को छोड़ ही नहीं रहा, तो ऐसे केस में क्या होता है, आमतौर पे ब्लू स्क्रीन का एरर आ जाता है और जो है सिस्टम बंद हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए बूट लोडर और कर्नल का। बूट लोडर सबसे पहले लोड होता है और ये बेसिक चेक्स परफॉर्म करता है, हार्डवेयर वगैरह को चेक करता है। उसके बाद ये कर्नल को ढूंढता है, उसको लोड करता है और फिर ये टर्मिनेट हो जाता है। कर्नल उसके बाद से सारा कंट्रोल संभाल लेता है। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जब जैसे आपने देखा होगा विंडोज की लोडिंग स्क्रीन एक आती है, उस टाइम पे बेसिकली कर्नल को कंट्रोल मिल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट ये है हमारे पास कि प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या फर्क है। आपके पास एक ऐप है जो कि है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अगर आपने ओपन नहीं की ना तो ये प्रोग्राम होगा, जिसको हम ऐप भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ी होती है? ये स्टोरेज में पड़ी होती है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के केस में हार्ड डिस्क ड्राइव होगी और मोबाइल की केस में भी उसकी एक स्टोरेज होती है, उसमें पड़ी होती है ये। इसको हम कहते हैं पैसिव एंट्री। और ये बेसिकली कोड होता है, कोड की फाइल होती है जो कि हार्ड डिस्क में पड़ी होती है। पैसिव एंट्री क्यों है? क्योंकि ये रन नहीं हो रही। जब इसको हम रन करते हैं ना, व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करते हैं आप, तो ये एग्जीक्यूशन में आ जाता है ये प्रोग्राम। जब एग्जीक्यूशन में आता है तो ये एक्टिव एंट्री बन जाती है, क्योंकि अब ये रन हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो बात करेंगे ना सारी, हम प्रोसेस की बात कर रहे होंगे कि प्रोसेस को हमने हार्डवेयर असाइन किया, प्रोसेस को सीपीयू असाइन किया, प्रोसेस को रैम मिली, प्रोसेस ने किसी चीज़ की रिक्वेस्ट की। अच्छा, ये बेसिक यूनिट है वर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करते हैं कि इतनी देर के लिए सीपीयू असाइन कर दो प्रोसेस वन को, इतनी देर के लिए असाइन कर दो प्रोसेस टू को, एंड सो ऑन। सो ये बेसिक यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम में काम का। जब हम देखते हैं ना कि एक प्रोसेस ने कितना काम करवाना है तो हम प्रोसेसेस की बेस पे डील कर रहे होते हैं। अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? मल्टी प्रोग्रामिंग ये होती है कि हमारे पास एक सीपीयू होता है, जो हमने पहले भी बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, और एक सीपीयू जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स पे रन हो रहे होते हैं। जिस तरह मोबाइल में आपके पास व्हाट्सएप भी रन हो रहा है, आपके पास गैलरी भी है और ब्राउजर भी आप यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो एक ही सीपीयू पे रन हो रहे होते हैं।
अच्छा, ये भी चीज देखेंगे, सिंगल बिकॉज सिंगल प्रोसेस कैन नॉट कंज्यूम ऑल सीपीयू एंड आईओस ऑल द टाइम। क्योंकि देखिए व्हाट्सएप ने थोड़ा सा काम जो करना है ना, कोई मैसेज आपने सेंड करना है तो उसके लिए उसको सीपीयू की जरूरत होगी। इसी तरह गैलरी जो है जब तक ओपन है या उसमें आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो वो उसको सीपीयू की जरूरत होगी, हर टाइम उसको जरूरत नहीं होती। सिस्टम स्विचेस अमंग मल्टीपल रेडी प्रोसेसेस फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड मिनिमाइजिंग आइडल टाइम। तो सीपीयू जो है ना वो जितनी देर फारिग रहेगा ना उसे हम कहते हैं आइडल टाइम। हम इसको कम से कम रखना चाहते हैं आइडल टाइम को। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये जॉब स्केजुलिंग परफॉर्म करता है। उसके स्केजुलिंग एल्गोरिदम यूज होते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। और ये करता क्या है, ये करता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये होती है कि एक आपके पास जो सॉफ्टवेयर है ना उसको थोड़ी देर के लिए सीपीयू मिलेगा, लेट से 5 मिली सेकंड के लिए। और उसके बाद इसको सीपीयू मिल जाएगा, फिर इसको सीपीयू मिल जाएगा। और ये काम इतनी तेजी से हो रहा होगा कि हमें ये लगता है तीनों सॉफ्टवेयर एट अ टाइम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आज ये कोशिश की है कि हम जितना पढ़ रहे हैं ना साथ साथ उसके हम एमसीक्यू सॉल्व करें। तो आप बेशक अपना माइक अनम्यूट कर दें, तो हमें बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? बी ऑप्शन, जी एग्जैक्टली, टू एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। अच्छा, एक चीज हमने पहले भी देखी थी, वो ये है कि अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पहले बेशक आप उनको क्रॉस कर दें जो आपको लगता है कि सही आंसर नहीं है, इससे फिर आपके लिए ना चूज करना इजी हो जाता है। तो मैनेज ओनली सीपीयू एंड मेमोरी, डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये चीजें हमें पता है कि नहीं है। इन दो में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ए, मैक्सिमाइजिंग हार्डवेयर कॉस्ट। हाँ, हार्डवेयर कॉस्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ये, और यूटिलाइजिंग हार्डवेयर एफिशिएंटली ये भी करता है, और कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पर यूज करता है, ये भी यूज होता है, ये एक्ट करता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम हु वुड टिपिकली बी एबल टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर? सी, एक्जैक्टली। Then fourth, which hardware component does the operating system not directly interact with and manage? ये थोड़ा अजीब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन चलिए इसको देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है क्योंकि इसने असाइन करना होता है प्रोग्राम्स को। रैम से भी करता है, हार्ड डिस्क से भी करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसको वो उस तरह कंट्रोल नहीं करता जिस तरह बाकियों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है क्वेश्चन। यानी फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बूट लोडर? जी बताइएगा। जी, इसका आंसर है एग्जैक्टली बी है। हाँ, जिससे देखिए पहला वाला है ना ये तो बिल्कुल ही इरेलीवेंट है। थर्ड आंसर कुछ हद तक ठीक है लेकिन पार्शली ठीक है। फोर्थ जो है ये भी पार्शली ठीक है, ये भी गलत है बल्कि, क्योंकि आखिरी प्रोग्राम हमें भी नहीं पता कौन सा लोड होगा, उस तक कोई हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया हो। जी, सिक्स क्वेश्चन, आफ्टर लोडिंग द कर्नल टू मेमोरी व्हाट डज द बूट लोडर डू? अच्छा, कंट्रोल का आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल जो है ना ये भी बड़ा जरूरी होता है कंप्यूटर के केस में कि किसके पास कंट्रोल है। बाजू का कर्नल जो है जबरदस्ती कंट्रोल ले लेता है यूजर से, ऐसे भी केसेस होते हैं। बीच में पार्शली हमारे पास कंट्रोल होता है यूजर के पास भी, लेकिन वो लिमिटेड होता है। मेन कंट्रोल कर्नल के पास होता है, और कर्नल से पहले मेन कंट्रोल होता है बूट लोडर के पास। जी, कर्नल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसको चेक करते हैं, टेम्परेरी प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस हार्डवेयर, ये गलत है। सेकंड, कोर प्रोग्राम विद कंप्लीट कंट्रोल, हाँ, एंड स्टेज इन मेमोरी, ये करेक्ट है। पैसिव कोड ऑन हार्ड डिस्क, ये गलत है, ये तो प्रोग्राम होता है। अनदर नेम फॉर बूट लोडर, ये भी गलत है। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस?
सी एग्जैक्टली। बाकी को हम देख लेते हैं। प्रोग्राम इज एक्टिव वाइल प्रोसेस इज पैसिव। ये गलत है बिल्कुल, ये ऑपोजिट बता दिया इसने। प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन वाइल प्रोसेस इज स्टोर्ड, ये भी गलत है। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, अ प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस व्हेन। बी ऑप्शन। सी। जी सी ऑप्शन है। इट इज लोडेड इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम को हम डबल क्लिक करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे तो वो लोड होता है मेमोरी में। यानी मेमोरी किसको हम कह रहे हैं, याद रखिएगा, हम इसमें रैम को मेमोरी कह रहे हैं, मेन मेमोरी को। कंप्यूटर टर्न ऑन, ये गलत है। सी 10th, व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी रनिंग मल्टीपल प्रोसेसेस ऑन अ सिंगल सीपीयू टू मिनिमाइज आइडल टाइम। एग्जैक्टली यही ठीक लग रहा है। अलाउइंग मल्टीपल यूजर टू यूज सेम कंप्यूटर, ये गलत है। यूजिंग मल्टीपल सीपीयूज टू रन वन प्रोसेस फास्टर, ये पता है क्या होता है, ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, जब मल्टी प्रोसेसिंग की बात होगी तो मल्टीपल सीपीयूज की बात होगी। और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है एक ही सीपीयू लेकिन मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर रहा है। प्रिवेंटिंग एनी प्रोसेस फ्रॉम यूजिंग द सीपीयू, गलत। ठीक है, व्हाई इज मल्टी प्रोग्रामिंग एसेंशियल ऑन अ सिंगल सीपीयू सिस्टम, ये क्यों जरूरी है। क्या। बी, बिकॉज अ सिंगल प्रोसेस कैन नॉट कंज्यूम ऑल सीपीयू एंड आईओ रिसोर्सेज ऑल द टाइम। जी एग्जैक्टली। ए डिवाइस बिजी 100% ऑफ टाइम, ये भी गलत है कि 100% टाइम हम बिजी रख नहीं सकते ना, आइडल टाइम आज तरीके में। इजी टू इम्प्लीमेंट, allows computer to boot faster, गलत। The switching between multiple ready processes in a multi-programming system is handled by। हम्म। सी एग्जैक्टली। जी सी। ठीक है, बाकी गलत है। जॉब scheduling एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि जिनका काम होता है कि वो इस चीज को मेक श्योर करें कि मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है और स्विचिंग हो रही है बिटवीन एप्लीकेशंस। Which component is the first to run when a computer is powered on? C. Which component talks directly to hardware and ensure programs don't crash each other? C. Exactly. The basic unit of work for an operating system is the। ठीक है, बूट लोडर तो नहीं हो सकता। बेसिक यूनिट कर्नल भी नहीं हो सकता, ये तो मैनेज करता है। प्रोग्राम और प्रोसेस में से आपने देखना है कि बेसिक यूनिट ऑफ वर्क क्या है। जी। जी डी इसका आंसर है। क्योंकि प्रोग्राम जो है ना ये पैसिव एंट्री होती है, एंटिटी होती है। जो प्रोसेस है वो रन हो रहा होता है और प्रोसेस को ही हम टाइम्स में डिवाइड कर रहे होते हैं कि कितनी देर के लिए इसको सीपीयू देना है। ठीक है, सो लास्ट हमारा प्रोसेस था। उससे पहले हम्म कर्नल बूट लोडर। ठीक है, ये सारे हमारे होपफुली ठीक होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोसेस की ना स्टेट्स होती हैं। जब एक प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि हमें सीपीयू चाहिए, या उनको आईओ रिक्वेस्ट किसी ने भेजी हुई है कि मुझे प्रिंटर को यूज करना है, या एलसीडी पे कुछ डिस्प्ले करवाना है। तो स्टेट्स क्या होती हैं। सबसे पहली स्टेट है रेडी स्टेट। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि जब एक प्रोसेस आता है ना, क्रिएट होता है तो वो रेडी स्टेट में चला जाता है, या रेडी क्यू में बेसिकली होता है वो। और रेडी स्टेट में वो तब आता है जब उसके पास बाकी सारे रिसोर्सेज होते हैं, उसको सिर्फ सीपीयू चाहिए होता है।
क्योंकि मेन स्केजुलिंग हो रही होती है ना, वो सीपीयू के लिए हो रही होती है। उसको बाकी जो रिसोर्सेज चाहिए वो उसके पास है, मेमोरी उसको चाहिए थी, वो उसको मिल गई। उसको कोई पोर्ट की एक्सेस चाहिए थी या और कोई चीज़ चाहिए थी, वो मिल गई। तो अब उसको सीपीयू चाहिए, तो वो रेडी स्टेट में पड़ा होता है, वेट कर रहा होता है कि मुझे सीपीयू मिले तो मैं काम करूँ। रेडी स्टेट से ये रनिंग की स्टेट में आता है जब प्रोग्राम प्रोसेस जो है उसको सीपीयू मिलता है, तो वो रन हो रहा होता है। इस स्टेट में प्रोसेस रन हो रहा होता है, ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होता है। उसके बाद ब्लॉक स्टेट में जा सकता है if process requires other resources or output from another process। अगर उसको किसी और अच्छा, अगर तो इसमें इसका काम हो गया ना प्रोसेस का, तो यहीं से ये टर्मिनेट कर जाएगा। अगर इसका काम यहीं पे हो गया, अगर काम नहीं हुआ, इसको कोई और रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, या इसको आउटपुट चाहिए किसी और प्रोसेस से, तो फिर ये ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है, और जैसे रिसोर्स मिल जाता है तो ये अनब्लॉक स्टेट में दोबारा आ जाता है, ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में जाए। ये भी हो सकता है कि प्रोसेस रन होने के बाद प्रीएम्प्ट हो जाए। प्रीएम्प्ट किसे बोलते हैं? प्रीएम्प्ट कहते हैं कि अगर किसी प्रोसेस से जो स्केजुअल एल्गोरिथम्स है ना, ये प्रीएम्पशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्रीएम्पशन ये होती है कि आप कुछ देर के लिए सीपीयू असाइन करते हैं एक प्रोसेस को, P1 को, उसके बाद उससे सीपीयू वापस ले लेते हैं और सीपीयू दे देते हैं प्रोसेस 2 को। इसे हम कहते हैं प्रीएम्पशन। इसके आगे हम डेफिनेशन भी देख लेंगे। तो प्रीएम्पशन क्या है कि दो प्रोसेस थे आपके पास, आपने पहले इसको सीपीयू असाइन किया, फिर उससे लेके इसको असाइन कर दिया, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की हमने बात की थी। फिर हमने दोबारा पहले को असाइन किया, फिर दूसरे को असाइन कर दिया, तो हम प्रीएम्पशन कर रहे होते हैं। इससे लेके इसको दिया, इससे लेके इसको दे दिया, फिर इससे लेके दोबारा इसको दे दिया। ये प्रीएम्पशन होती है। तो एक प्रोसेस रेडी स्टेट में आया, या रनिंग में गया, वापस प्रीएम्प्ट होकर दोबारा रेडी में आ गया, फिर रनिंग में गया। ये हो सकता है यही लूप चलता रहे, ये वाला लूप। लेकिन अगर उसको कोई और रिसोर्स चाहिए तो वो ब्लॉक स्टेट में आएगा। जब रिसोर्स मिलेगी तो अनब्लॉक होगा और दोबारा रेडी स्टेट में जाएगा। रेडी से वो वेट करेगा दोबारा सीपीयू मिलने का, जैसे सीपीयू मिलेगा तो वो दोबारा रनिंग में आ जाएगा। अच्छा, अब ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट क्या होती है और रेडी सस्पेंडेड क्या होती है? प्रोसेसेस दैट आर ब्लॉक बट रिसाइड इन वर्चुअल मेमोरी एंड। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी a section of volatile memory created temporarily on the storage drive, created when a computer is running many processes at once and RAM is running low। हमारे पास जो रैम है ना, बाजूकात उसकी मेमोरी काफी हद तक फिल हो चुकी होती है और बहुत ज्यादा प्रोसेस चल रहे होते हैं। क्या करते हैं कि जो हार्ड डिस्क होती है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसमें एक मेमोरी बनाते हैं टेम्परेरली प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। रैम से हम जो प्रोग्राम ब्लॉक हुए होते हैं ना, उनको हार्ड डिस्क में शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास रैम थोड़ी सी खाली हो। क्योंकि जो आपका कंप्यूटर स्लो होता है ना नॉर्मली, वो रैम की वजह से हो रहा होता है। अगर आप रैम बढ़ा लें तो कंप्यूटर फास्ट हो जाता है, लेकिन रैम हम एक हद से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि रैम और सीपीयू का कम्बिनेशन होता है। तो जो प्रोसेस ब्लॉक होते हैं वो चले जाते हैं बाज़ औक़ात, अगर थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए ब्लॉक है तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव में चले जाते हैं। इसमें बेसिकली वो वर्चुअल मेमोरी में चले जाते हैं। अच्छा, तो ये ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट होती है। इससे जो है वो दोबारा रिज्यूम करके ब्लॉक में भी आ सकता है वापस, और ब्लॉक से दोबारा सस्पेंड भी हो सकता है। जैसे आपने देखा है बाजू का ब्राउजर जो है इनएक्टिव टैब्स को बैकग्राउंड में ले जाता है, एक और हाइड कर देता है आपके पास से। सो जब ब्लॉक सस्पेंडेड प्रोसेस है, जब इसको दोबारा रैम में जगह मिलती है तो ये अनब्लॉक हो जाता है, और ये आ जाता है प्रोसेस दैट आर रेडी बट दे आर इन वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी पता है क्या होती है? ये बेसिकली आप समझ लें हार्ड डिस्क का एक पोर्शन होता है जो कि रैम के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, एक्ट एज रैम। बाद को रैम कम हो जाए ना, तो हम हार्ड डिस्क के किसी पोर्शन को रैम का हिस्सा बना सकते हैं। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप यूएसबी एक लगाएं और उसको आप एज रैम यूज कर लें, ठीक है। तो रेडी सस्पेंडेड प्रोसेस से दोबारा ये रिज्यूम होता है जब, तो ये कहाँ चला जाता है? ये रेडी में चला जाता है। और रेडी से डायरेक्टली भी ये सस्पेंड हो सकता है और वर्चुअल मेमोरी में आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं, हम इसको एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस जो है वो
रेडी स्टेट में आता है। और उससे पहले जो रेडी स्टेट है ना, बेसिकली ये जो प्रोसेस रेडी स्टेट में होते हैं, ये एक रेडी क्यू में पड़े होते हैं। क्यू मींस इस तरह से होती है ना, पहले एक प्रोसेस P1 आया तो वो इधर क्यू में लग गया एक लाइन में, फिर प्रोसेस 2 आया वो इधर लग गया, फिर प्रोसेस 3 आया वो इधर लग गया लाइन में, एंड सो ऑन। इस तरह एक क्यू होता है, रेडी क्यू। ये उसमें सारे प्रोसेस लगते जाते हैं। और फिर जैसे इनको सिस्टम मिलता रहता है, सीपीयू मिलता रहता है, तो ये रनिंग स्टेट में आते रहते हैं। और रन होने के बाद ये प्रीएम्प्ट हो सकते हैं, यानी इससे सीपीयू ले लिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, फिर इसको दोबारा सीपीयू मिलेगा तो दोबारा ये रनिंग में आ जाएगा। अगर इसको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए और इसका काम हो गया पूरा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। वरना अगर रिसोर्स चाहिए तो ये ब्लॉक स्टेट में जाएगा, रिसोर्स मिल जाएगी तो दोबारा अनब्लॉक स्टेट में आएगा और दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अब एक चीज हमें देखनी है कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर किसे बोलते हैं और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर किसे बोलते हैं। हमने भी रेडी को देखी थी ना पीछे। रेडी से जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर होता है ना, इसका काम ये होता है कि ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को रेडी से रनिंग स्टेट में लेके आना है। यानी रेडी क्यू से उसको जिसको सीपीयू असाइन करना है, ये काम शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर डिसाइड कर रहा होता है। और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या डिसाइड करता है कि हार्ड डिस्क से रेडी स्टेट में किन प्रोसेसेस को लेके आना है। जॉब पूल, यानी जहाँ पे प्रोसेसेस की सारी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे पास कि कौन से सॉफ्टवेयर जो रन हो रहे हैं, उनमें से किसको रेडी क्यू में लेना है, ये काम लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर कर रहा होता है। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनका आपको पता होना चाहिए। डिस्पैचर क्या होता है? डिस्पैचर गिव्स कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू प्रोसेस। अच्छा, अब जो चीज प्रोसेस इसको सीपीयू असाइन कर रही होती है ना, उसे बोलते हैं डिस्पैचर। ये कंट्रोल देता है सीपीयू का किसी प्रोसेस को, सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने सिलेक्ट करना होता है, और जो डिस्पैचर है वो बेसिकली सीपीयू असाइन कर रहा होगा किसी प्रोसेस को। अच्छा, सीपीयू इसके साथ आप देखिए, यहाँ से एक एरो आ रहा है, आईओ वेटिंग क्यू। सीपीयू मिलने के बाद ना बाद प्रोसेसेस वेट कर रहे होते हैं किसी इनपुट आउटपुट का। तो जब वो वेट कर रहे होते हैं तो वो आईओ वेटिंग क्यू में आ जाते हैं, और यहाँ से दोबारा रेडी क्यू में वो जा सकते हैं। कंफ्यूज नहीं करना चीजों को, आपने थोड़ा सिंपल ही रखना है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इन्वॉल्व स्टोरिंग द कॉन्टेक्स्ट स्टेट ऑफ प्रोसेस सो दैट इट कैन बी रीलोडेड व्हेन रिक्वायर्ड एंड एग्जीक्यूशन कैन बी रिज्यूम्ड। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या थी कि एक प्रोसेस है P1, एक है P2। जो सीपीयू है वो थोड़ी देर के लिए इसको मिलेगा, फिर इससे इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, फिर इसके इसको मिलेगा, एंड फिर इसको, एंड सो ऑन। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में होता क्या है कि एक जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस का एक पीसीबी बनता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, आई थिंक से बोलते हैं। इसमें प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस का एक आईडी होता है, और उसके जो और क्या होता है इसमें, प्रोसेस की, हाँ, करंट वैल्यूज होंगी। हम आगे इसको चले, फिर आगे आएगा ना ये टॉपिक, हम देख लेंगे इसको। इसके साथ डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, स्टैक क्यूब वगैरह जो यूज कर रहा होता है, तो वो इस प्रोसेस की जो है ना, इवन स्टेट इसकी, ये सारा कुछ जो है इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम स्टोर कर लेता है एक जगह पे। और दोबारा जब सीपीयू मिलना होता है तो इस जो है ना, इसकी स्टेट को दोबारा से रीलोड कर लेता है और एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर लेता है। ठीक है, सो आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। देन डिस्पैच लेटेंसी क्या होता है? टाइम डिस्पैचर टेक्स बिटवीन स्टॉपिंग वन प्रोसेस एंड स्टार्टिंग अनदर। अच्छा, ये टाइम होता है जो डिस्पैचर टाइम लेता है जब एक प्रोसेस को उसने बंद करना होता है, उससे सीपीयू वापस लेता है, और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है, उसको सीपीयू देना होता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो थोड़ा सा टाइम आता है ना, उसे हम कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी। ये सारा कुछ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने मिनिमाइज करना होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि उसने मिनिमाइज करना है लेटेंसी को, डिलेस को कम से कम रखना होता है। टाइम शेयरिंग क्या होती है? सीपीयू स्विचेस जॉब so frequently that user can interact with each job while it is running। तो हमने बात की थी कि दो प्रोसेसेस को सीपीयू इतनी तेजी से मिल रहा होता है
थोड़ी थोड़ी देर के कि हमें लगता है दोनों कॉन्करेंटली काम कर रही है एप्लीकेशन, जबकि वो टाइम शेयरिंग हो रही होती है। जैसे मल्टीटास्किंग करते हैं ना, घर में अक्सर जो खवातीन हैं वो जो काम कर रही होती है मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं कि किचन में कोई काम कर रही हैं तो दो तीन काम साथ साथ कर रही होंगी, थोड़ा सा एक काम किया, फिर थोड़ी देर बाद कोई और काम साथ कर लिया, एंड सो ऑन। देन इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट भी बड़ी अच्छी चीज है। इंटरप्ट जो है ना, इसके नाम से पता चल रहा है कि आपको बाज वक़्त कोई इंटरप्ट कर देता है। हम अक्सर यूज करते हैं वर्ड कि कम्युनिकेशन में कोई इंटरप्ट कर देता है। आप बात कर रहे हैं, आपको कोई टोक देता है, तो इसे कहते हैं इंटरप्ट करना। और इंटरप्ट सिस्टम के केस में क्या हो है, हमें तो ऑफिस एनवायरनमेंट में काफी ये चीज फेस करनी पड़ती है ना। हम एक काम शुरू करते हैं और उसके बीच में एकदम से कोई कॉल आती है, कोई और काम शुरू हो जाता है, फिर वो काम खत्म करके फिर हम अपना पहले वाला काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो बीच में एक कॉल आती है ना, ये होता है इंटरप्ट। ये क्या करता है? इवेंट दैट ऑल्टर सीक्वेंस इन विच प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोसेस उसमें वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बीच में अगर इंटरप्ट आ जाएगी तो उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कमांड्स। आप कोडिंग, क्योंकि हमारी फील्ड ये है, आप सबको तो पता है कोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, पहली लाइन फिर दूसरी फिर तीसरी एंड सो ऑन। अब एक प्रोग्राम रन हो रहा है, उसके बीच में एक इंटरप्ट आ गया। इंटरप्ट क्या होता है अभी हम देखेंगे भी। अब उस इंटरप्ट को पहले वो इस कंट्रोल को यहाँ ले जाएगा इंटरप्ट के पास, और ये पूरा कंट्रोल इसके पास जाएगा, और फिर उसके बाद दोबारा ये वापस आएगा और जहां से इसने छोड़ा होगा वहां से दोबारा इसको रन करेगा। दो तरह के इंटरप्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है और एक हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। अच्छा, अब इंटरप्ट की हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे कि आप रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप फोन यूज कर रही हैं या मूवी देख रही हैं, एकदम से आपकी मदर आपको कॉल करती हैं, तो उस केस में क्या होगा? आप वीडियो पॉज करेंगी, वीडियो जो है बैकग्राउंड में चली जाएगी। अब मोबाइल कर रही है ना, तो मोबाइल पे मदर की कॉल आई, तो अब वीडियो जो है वो पॉज हो जाएगी और बैकग्राउंड में चली जाएगी, और जो कॉल ऐप है वो टॉप पे आ जाएगी। अब ये इंटरप्ट का काम है। ठीक है, ये होता है इंटरप्ट बेसिकली। इंटरप्ट हैंडलर क्या होता है? जो चीज़ इंटरप्ट को हैंडल करती है उसे हम इंटरप्ट हैंडलर बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि फंक्शंस ओएस परफॉर्म्स व्हेन एन इंटरप्ट अकर्स। इंटरप्ट ने क्या क्या काम करने हैं जब इंटरप्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि ये तीन का देखे ना, इंटरप्ट हैंडल क्या कहेगा, इसके अंदर ये चीज डिफाइंड है कि जो एप्लीकेशन चल रही है ना उसको पॉज करो, अगर जैसे वीडियो वगैरह है, उसको बैकग्राउंड में ले जाओ और कॉल की ऐप को टॉप पे ले आओ। ठीक है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताएं इसकी, कंप्यूटर के हवाले से इंटरप्ट की कोई एग्जांपल बताएं जल्दी से। जी मानूर। जी रिमशा, आपको आवाज आ रही है? इंटरप्ट एग्जांपल बताएं, एक एग्जांपल है उसने बड़ा जो है ना लोगों को तंग किया हुआ है। जो हमारा काम में फोकस नहीं होता, वो इंटरप्ट की वजह से होता है। आपने मोबाइल में एक चीज देखी होगी कि आप कोई काम कर रहे हैं तो एकदम से एक नोटिफिकेशन आ जाती है। हाँ, एड्स एग्जैक्टली, ये भी इंटरप्ट है। नोटिफिकेशन इंटरप्ट है, कोई कॉल बीच में आ जाती है वो इंटरप्ट है। ठीक है, कोई आपने अलार्म लगाया है, वो इंटरप्ट है। अब इंटरप्ट इसका मतलब है नेगेटिव नहीं होती है हमेशा, इंटरप्ट पॉजिटिव भी होता है, या पॉजिटिव ही होता है बाज़ औक़ात। आपने प्रेयर का वो लगाया, कोई ली हुई है, जैसे प्रेयर टाइम होगा तो साथ ही आपके पास वो एप्लीकेशन टॉप पे आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मोड्स होते हैं, एक होता है यूजर मोड और एक होता है कर्नल मोड। आमतौर पे जो एग्जीक्यूशन होती है ना, वो नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो यूजर मोड में होती है, जिसमें यूजर के प्रोग्राम चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप एम एस वर्ड यूज कर रही हैं या ब्राउजर यूज कर रही हैं, क्रोम, तो ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रही है यूजर मोड में। अगर एरर आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सेफ होता है इस केस में। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा कंट्रोल यूजर को नहीं दिया होता, कंट्रोल ओएस के पास ही होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटो असाइन रिसोर्सेज व्हेन वेयर एवर इट वांट्स। मेन कंट्रोल ओएस ही कर रहा होता है यूजर मोड में।
कर्नल मोड आप समझ लें कि ये एक जरा सिक्योर मोड होता है, लेकिन ये सिर्फ प्रिविलेज प्रोग्राम्स को प्रोसेसेस को दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल ना आपके पास कुछ ऐप्स होती हैं, वो कुछ स्पेशल परमिशंस मांगती हैं कि आपके फ़ोन को कंट्रोल करने की परमिशंस मांग रही होती हैं बाज़ वक़्त। कुछ तो होती है ना जो मैनेज करना है जी कॉल्स को या मैसेजेस को। कुछ होती हैं जो आपके पीसी में जैसे लॉन्चर्स होते हैं, वो ज़्यादा परमिशंस मांगते हैं कि वो आपके प्रोग्राम को एक्सेस करके मैनेज करने के भी या कंट्रोल करने की भी परमिशंस मांग रहे होते हैं। तो इसी तरह कर्नल मोड जो होता है ये प्रिविलेज प्रोसेसेस के लिए होता है, ये कुछ खास प्रोसेसेस के लिए होता है। इट इनेबल यूजर प्रोग्राम रिक्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर हार्डवेयर रिसोर्स। इसमें जाके ना डिफरेंट तरह की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही होती है कि किसी को पोर्ट की ज़रूरत है, रजिस्टर की ज़रूरत है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली मेमोरी होती है जिसमें कुछ वैल्यूज पड़ी होती हैं। स्पेसिफिक रैम लोकेशन की ज़रूरत है, तो ये कर्नल कर रहा होता है, कर्नल मोड में होता है। पोर्ट क्या होती है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। पोर्ट ये होती है कि आप जब सॉफ्टवेयर में ना, एक तो होती है हार्डवेयर में जो पोर्ट्स होते हैं जैसा यूएसबी पोर्ट्स आपने देखी होंगी, एक होती है सॉफ्टवेयर की पोर्ट। सॉफ्टवेयर पोर्ट क्या होती है, आपका जो कंप्यूटर है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है इंटरनेट पे डिफरेंट चीज़ों के साथ, वेबसाइट्स के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, डब्ल्यू 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 है, या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी। अब होता ये है कि आपने एक वेबसाइट ओपन की, तो वेबसाइट की पोर्ट होती है 80, इसे कॉलन 80 लिखते हैं। तो 80 पोर्ट जो है, जब आपने कोई वेबसाइट की भेजी एक्सेस कर रहे हैं, तो इस पोर्ट पे जो डाटा जा रहा है, डाटा आ रहा है इससे, तो ये डाटा जाने और आने का काम है। ये कोई प्रोग्राम कर रहा होता है ना, आपको फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो वो कोई पोर्ट होती है, एफटीपी की पोर्ट तो मुझे याद नहीं है। लेट्स से हम अज्यूम करते हैं 227 ये पोर्ट है। सो इस पोर्ट को वो यूज कर रहा होता है। पोर्ट आप समझ लें कि एक एक दरवाजा होता है, एक डोर की तरह से एक्ट कर रहा होता है, जिससे ट्रैफिक जाती और आ रही होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए जैसा हमें। अच्छा, ओएस में क्रैश और करप्ट इन केस ऑफ एरर। कर्नल मोड जो है ना, उसमें ये बड़ा ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि बाजू का ब्लू स्क्रीन आ जाती है, आप कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं, साथ ही ब्लू स्क्रीन आ जाती है, उस टाइम पे कर्नल मोड एक्टिवेट हो जाता है। कर्नल जो है ना आपके पास से सारा कंट्रोल ले लेता है और अपने पास कंट्रोल ले आता है और विंडोज को रिकवर करने की कोशिश करता है। यानी जो भी प्रोग्राम चल रहा है ना, जिसमें जो क्रैश हो गया है या जिसकी वजह से अपने सिस्टम को कोई मसला हो रहा है, उसने मेमोरी बहुत ज़्यादा ले ली, तो वो ब्लू स्क्रीन एरर आता है, कर्नल मोड में चला जाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और वहां जाके वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। हैकर्स और वायरसेस जो है उनकी कोशिश होती है कि वो कर्नल मोड में चले जाए, क्योंकि इसमें आपके पास फुल कंट्रोल होता है। चलें नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। माइक अनम्यूट कर लें और मुझे बताएं कि आप लोग समझ आ रही है आपको, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे इससे? अच्छा, वो कौन सी स्टेट है जिसमें सिर्फ सीपीयू की जरूरत होती है प्रोसेस को? रेडी स्टेट, एग्जैक्टली। अच्छा, a process moves from running state to block state when it, रनिंग से ब्लॉक स्टेट में वो कब आता है? requires a resource or input from another process, exactly. See, what is the key difference between a block process and block suspended? हम्म, 15 मिनट में खत्म हो जाएगी हमारी जो है ना। जी बताइएगा। ब्लॉक एंड ब्लॉक सस्पेंडेड। आखिरी तो देखिए नहीं होगा। पहला जो है, ब्लॉक प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सीपीयू वाइल ब्लॉक सस्पेंडेड प्रोसेस इज नॉट वेटिंग फॉर सीपीयू। नहीं भाई, ये तो रेडी स्टेट वाला होता है जो वेट कर रहा होता है।
फर्स्ट भी नहीं है। थर्ड, इसका आंसर बी है। जी एग्जैक्टली। A block process is in RAM while block suspended process has been swapped out to virtual memory. इसको virtual memory में भेज दिया जाता है। Virtual memory is primarily used to देखते हैं, इंक्रीज द परमानेंट स्टोरेज स्पेस। देखिए परमानेंट स्टोरेज स्पेस कहते हैं हार्ड डिस्क जो है वो बेसिकली परमानेंट स्टोरेज होती है, लेकिन इसने जो बात की है ना कि परमानेंट स्टोरेज की स्पेस को हार्ड डिस्क में बढ़ाने के लिए, ये नहीं होगा। सेकंड भी नहीं होगा। हाँ, सी इसका आंसर है, प्रिवेंट सिस्टम क्रैशेस व्हेन रैम इज रनिंग लो। जब रैम थोड़ी रह जाती है ना, हमने बात की थी ना इसकी, तो फिर वो इसको वर्चुअल मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। The scheduler responsible for deciding which process to move from the ready state to the running state is called ready से running। सी शॉर्ट टर्म scheduler। तो लॉन्ग टर्म का काम क्या होता है? चलिए अगला लॉन्ग टर्म का ही आ गया। व्हाट इज द रोल ऑफ लॉन्ग टर्म scheduler? To decide which process gets control of CPU next। और तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं, टू सेलेक्ट विच न्यू प्रोसेसेस आर ब्रॉट फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रेडी स्टेट इन रैम। मेरा तो ख्याल है इसका आंसर सी होगा। डी नहीं है, ये भी नहीं है। लॉन्ग टर्म का काम क्या होता है? जॉब पूल में से रेडी स्टेट में लेके आना। ठीक है। और रेडी से आगे रनिंग में यानी सीपीयू को देना, वो शॉर्ट टर्म का काम होता है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर। लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है जॉब पूल से रेडी में लेके आता है। तो सेकंड जो है, टू डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द कंट्रोल ऑफ सीपीयू नेक्स्ट। इनको हम देख मानूर याद रखिएगा, 6 क्वेश्चन का आंसर में देखना है। ठीक है। द कंपोनेंट दैट गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म स्केजुलर इज द। कंट्रोल कौन दे रहा होता है? डिस्पैचर, एग्जैक्टली। The time taken by dispatcher to stop one process and start another is known as क्या? B. G, exactly, dispatch latency. What is context switching? B option, exactly। इसको समझना ये होता है, इसके ना एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज आप टाइप कर रही हैं, बीच में आपने कोई कॉल ले ली। अब जो मैसेज आपने टाइप किया हुआ था, तो जब आप दोबारा कॉल बंद होती है तो वो वहीं से आपके पास लेगा ना, तो वो उस टाइम पे जो आपने टाइप किया होता है उसको कहीं टेम्परेरी स्टोर कर लेता है, और कॉल एंड होने के बाद उसको दोबारा रीलोड कर देता है। या आप कोई गेम खेल रही हैं, तो गेम में प्लेयर की जो पोजीशन है कि प्लेयर किस जगह पे किस पोजीशन पे था, ठीक है, उसका उस टाइम पे स्कोर क्या था, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हमारा सॉफ्टवेयर बाजू का स्टोर कर लेता है ना, कि सारी स्टेट स्टोर हो जाती है, और जो आपका इंटरप्ट आया उसके बाद या प्रीएम्पशन हुई है उसके बाद दोबारा से ये स्टेट रीस्टोर कर दी जाती है। द मेन गोल ऑफ टाइम शेयरिंग इज टू allow the CPU to switch jobs off frequently to use the program। जी exactly the option। अच्छा, an event that alters the sequence in which the processor executes instruction is called an। जी
जो सीक्वेंस में इवेंट्स कौन होते हैं उसको ऑल्टर कौन करता है, उसके सीक्वेंस को। ठीक है, जैसे एक मूवी आप देख रहे हैं, मूवी रन हो रही है, बीच में एकदम से कॉल आ गई, तो सीक्वेंस। जी। बी। बी एग्जैक्टली, बी इसका आंसर है। इंटरप्ट जो है वो उस सीक्वेंस को ब्रेक करता है और कॉल की तरफ चला जाता है, कॉल के बाद दोबारा वहीं से रिज्यूम कर देता है। A printer running out of paper would most likely generate which type of interrupt? प्रिंटर जो है उसमें पेपर खत्म हो गए तो वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, तो वो किस टाइप की इंटरप्ट होगी? यूजर इंटरप्ट, पता नहीं, होपफुली ये नहीं होगा, सिस्टम कॉल भी नहीं होगा, होपफुली। अब हमें ए और बी में से देखते हैं, या तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगी या वो हार्डवेयर होगी, होपफुली वो हार्डवेयर इंटरप्ट होगी, बट हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, हमने सिक्स और 12 का आंसर देखना है। The function that the operating system performs when an interrupt occurs is managed by the, इंटरप्ट को मैनेज कौन करता है? बी एग्जैक्टली, इंटरप्ट हैंडलर। इसमें वो कोड होता है कि जब इंटरप्ट आएगा तो क्या क्या काम करने हैं। जैसे हमने देखा था ना कि जो मूवी चल रही है उसको पॉज करो, बैकग्राउंड में ले जाओ, कॉल को ऊपर ले आओ। ठीक है, द फोन कॉल एग्जाम्पल विच एक्शन इज पार्ट ऑफ इंटरप्ट हैंडलर कोड? सी एग्जैक्टली, कि वीडियो को पॉज करेगा और एप्लीकेशन को टॉप पे लाएगा। इन विच मोड डू नॉर्मल यूजर एप्लीकेशंस रन? सी एग्जैक्टली, यूजर मोड। ओके, आगे भी है। व्हाई इज यूजर मोड कंसिडर्ड सेफर फॉर रनिंग प्रोग्राम्स? बी। जी जी, इसका आंसर बी है, कि अगर कोई आता है तो सिर्फ जो एप्लीकेशन है ना वो क्रैश करती है। जैसे आपने देखा होगा एम एस वर्ड या एक्सेल आप यूज कर रहे हैं तो वो क्रैश कर जाता है बाजू का, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है ना सॉफ्टवेयर में, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहता है। A program needs to request a specific hardware resource like a particular RAM location. In which mode must it run to make this request? रैम की किसी खास पोर्शन की एक्सेस चाहिए, ये है डी एग्जैक्टली। पता है क्यों? क्योंकि देखिए रैम में आपने कोई सॉफ्टवेयर रन किया, उसको उसका जो क्रैक है ना, कोई पेड सॉफ्टवेयर है उसका क्रैक रैम में पड़ा होगा, उसकी जो की है वो पड़ी होगी, तो क्रैक में की है उसकी। तो अगर आप रैम एक्सेस कर ले तो आप वो की निकाल लेंगे। हैकर्स इसलिए इस मोड को यूज कर रहे होते हैं या इसमें जाना चाहते हैं। अच्छा, a major risk associated with kernel mode is that an error can cause the entire application to crash। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, why do hackers and viruses often attempt to gain kernel mode access? B exactly. A process that is ready to execute but is currently residing in virtual memory is in the dash state। एक प्रोसेस जो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन वो वर्चुअल मेमोरी में पड़ा हुआ है, सस्पेंड हुआ है, रेडी सस्पेंडेड एग्जैक्टली। ठीक है, हमने सिक्स का देखना था आंसर, टू सिलेक्ट विच न्यू प्रोसेस आर ब्रॉट फ्रॉम हार्ड डिस्क। जी। हाँ, सिक्स का और 12 का, हाँ 12 का देखिए, ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट, क्योंकि प्रिंटर से आ रही है और प्रिंटर अपनी पोर्ट पे है। सिक्स का भी ठीक है। हम देखते हैं हमने कहा था। अच्छा, टू डिसाइड विच प्रोसेस गेट कंट्रोल ऑफ सीपीयू नेक्स्ट। हाँ, इसका सी ही है, कि हार्ड डिस्क से रैम में किनको लाना है, रेडी स्टेट में। अच्छा देखिए, थ्री स्टेट मॉडल क्या होता है? हमने शॉर्ट टर्म शेड्यूल की बात की थी, लॉन्ग टर्म की बात की थी।
तो एक प्रोसेस जब नया प्रोसेस आता है रेडी क्यू में है वो, जब उसको सीपीयू मिल जाएगा तो वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा, जब उसका काम हो जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा और सारी रिसोर्सेज वापस कर देगा। अच्छा, अगर इससे भी कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तो वो रनिंग से दोबारा रेडी में आ जाएगा। ठीक है, या उसको ऑप्शन हो गई कि जॉब शेड्यूलर ने कहा कि इससे सीपीयू लेके किसी और को देना है। ब्लॉक में कब जाएगा? जब प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होगी तो ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक से रेडी में कब आता है? जब उसको रिसोर्सेज मिल जाती हैं जिसके लिए वो वेट कर रहा होता है। अच्छा, सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। अगर किसी प्रोसेस को सीपीयू की जरूरत है तो उसे हम कहते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस, इसको सीपीयू की जरूरत है अभी। और अगर किसी को इनपुट आउटपुट की जरूरत है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखी थी प्रिंटर की, किसी प्रोसेस को प्रिंटर की जरूरत है तो वो आईओ बाउंड प्रोसेस होगा। या कोई प्रोसेस वेट कर रहा है कि यूजर कीबोर्ड से कोई की प्रेस करे, ऐसा होता है ना, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू एंड सो ऑन। याद है ना, गेम्स वगैरह में आपने देखा होगा या किसी और सॉफ्टवेयर में भी, कि वो वेट कर रहा होता है कि आप इन कुछ एंटर करें तो फिर वो आगे। आपका लॉगिन फॉर्म है, वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगता है और आपसे कहता है कि आप लॉगिन पे क्लिक करें, फिर वो आगे चलेगा, तो वो यहाँ पे रुका रहता है आमतौर पे। इसी तरह प्रोसेस बाजू का एक कीबोर्ड से कोई की का वेट कर रहा होता है, किसी माउस क्लिक का वेट कर रहा होता है, किसी प्रिंटर के जो है ना उसका वेट कर रहा होता है कि प्रिंटर उसको मिले एंड सो ऑन। तो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस होते हैं और आईओ बाउंड प्रोसेसेस होते हैं। इसको हम कहते हैं कि ना वो रिसोर्स का वेट कर रहा होता है। ये हम पहले देखते भी हैं नॉन प्रियम्पशन क्या होती है और प्रियम्पशन क्या होती है। अगर सीपीयू जो है प्रोसेस जो रन हो रहा है उससे ना लिया जाए, अनलेस इट गोज बैक टू ब्लॉक स्टेट, यानी इसको रिसोर्स की जरूरत नहीं है और सीपीयू उसको मिला और सीपीयू वो यूज किए ही जा रहा है जितनी देर के लिए भी उसको चाहिए, तो ये होगी नॉन प्रियम्पशन। प्रियम्पशन क्या होती है? सीपीयू इज एलोकेटेड टू प्रोसेस फॉर लिमिटेड, जो जॉब स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं ना, इतनी देर के लिए इसको जो है सीपीयू असाइन करो, 5 या 10 मिली सेकेंड्स के लिए, और फिर इससे वापस लेना है। तो इसमें एक टाइम डिफाइन किया होता है इसमें। ये वाला काम आमतौर पे होता नहीं है नॉन प्रियम्पशन। शायद किसी खास सिस्टम में, रियल टाइम सिस्टम में शायद होता हो, वरना होता नहीं है। मेनली बेसिकली यही काम हो रहा होता है, प्रियम्पशन हो रही होती है। हमने पीसीबी के बारे में पहले देखा था, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि पीसीबी क्या होता है। ऑन प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम। प्रोसेस जब स्टार्ट होता है ना, क्रिएट होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है रैम में स्टोर हो जाती है। उसमें प्रोसेस प्रोग्राम की स्टेट होती है कि वो रन हो रहा है और ये किस स्टेट में है अभी, इस टाइम पे ब्लॉक तो नहीं है। प्रोसेस की आईडी, उसका बर्स्ट टाइम, उसके डाटा स्ट्रक्चर और प्रोग्राम काउंटर आप समझ लें कि वो जो है ना, आई थिंक वो जो लाइन नंबर होता है ना कि किस पे प्रोग्राम अभी है, उसको स्टोर कर रहा होता है। डाटा स्ट्रक्चर आप समझ लें कि ये इसकी वेरिएबल्स वगैरह होते हैं। जी जी। हाँ, 1 मिनट रह गया है। बस टाइम वो होता है कि जितनी देर के लिए सीपीयू उसको असाइन होता है, उसको हम बस टाइम बोलते हैं। ये हम आगे देखेंगे भी अभी। क्या करें, अब इसको हम जो है दोबारा स्टार्ट कर लें मीटिंग को। चलें, मुझे बताएं अब आज जो हमने पढ़ा है अब आपको समझ आ गई उसकी? जी रिमशा, आप बताएं, आपका फर्स्ट डे था आज। अच्छा, पहले से आप इसकी तैयारी कर भी रही हैं? चलिए, डन हो गया।